चुनाव में अभी से आगे जहां भी गांधी जी के साथ साथ बाबा साहब, इसमें तीसरा का सुझाव मत दीजिएगा, बस इतना ही सवाल है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर का भी चित्र अनिवार्य कर दिया जाए। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अनारक्षित सीट पर अगर एससी समाज के कोई काबिल आदमी है तो उसको चुनाव लड़ाने के लिए सोचने का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों पर मत देना है, तीसरा किसी बात पर नहीं बोलना है। और 15 मिनट में इस पर हम लोग सहमति बनाएंगे। पहले वाले में मैं मानकर चल रहा हूं, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, इस सदन में बैठे हुए सारे लोग की सहमति है कि बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए, हालांकि जो लोग आए, जो पदाधिकारी हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, समाज के एक बड़े वर्ग की ऐसी अपेक्षा, आशा है कि हम पढ़ाई को, औपचारिक डिग्री को हम लोग एक क्राइटेरिया बनाएं, लेकिन व्यापक नजरिए से देखने से ऐसा लगता है कि उसको हम लोग दल में शामिल करें, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध न लगाया जाए। मैं ईष्टदेव तिवारी सिवान जिले से हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। 18 प्रखंड में मैंने संविधान सभाओं में भाग लिया। लंबी बहसें हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के पालन में पहले लोगों को समझाया गया कि आप जो भी उत्तर दे रहे हैं वह भारत की आत्मा, जो भारतीय संविधान है, उसके आधार पर आपको देना है। यह हमारे जनसुराज का संविधान बनने जा रहा है। लोगों ने, बहुचर्चित लोगों ने इस बिंदु पर जवाब दिया। समाज में चलते फिरते लोगों ने भी जवाब दिया जो सभा के भागीदार नहीं थे। सभी लोगों का यह कहना था कि राजनीतिक जनसुराज का जो झंडा होगा वह एल्बम नहीं बनाया जाए, उसमें केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही फोटो होना चाहिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो और पार्टी के झंडे के रंग के बारे में पीलापन पर ही लोगों ने जोर दिया और यह कहा कि यह पीला रंग बहुत उचित है, बहुत समुचित है और इसी रंग को रखा जाना चाहिए और उस पर महात्मा गांधी का फोटो बीच में होना चाहिए, जिस तरह वर्तमान परिस्थितियों में दिखाई पड़ रहा है। वही इस दल के प्रस्तावना के ऊपर रखा जाएगा कि इस प्रस्तावना को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करने के लिए ये राजनीतिक दल बनाया जा रहा है, जिसके इस तरह के प्रावधान होंगे ताकि कोई ये डिबेट न करे कि भारत के संविधान में या उसके किसी एक भाग में हम लोग का विश्वास है या नहीं। तो हम लोग ये बात आपकी सहमति से एडॉप्ट करना चाहते हैं कि जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब का संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में राजनीतिक दल के तौर पर लागू करने के लिए हम लोग ये इस नाम से ये दल बनाकर इस तरह से अपने आप को आगे बनाना चलाना चाहते हैं। इस पर भी आपका मंतव्य चाहते हैं। अब हम लोग अगले 2 घंटे 2.5 घंटे आपके साथ हैं, आपसे बात करेंगे। कुछ साथी यहाँ पर ऐसे भी हैं जो हमसे मिलने आ गए हैं। आप बैठ कर सुनिए, आपकी इस दल की प्रक्रिया क्या है, आपको देखने समझने का भी अवसर मिलेगा। आधा घंटा आपको बाहर बैठना पड़ा, उसके लिए माफी भी चाहते हैं। लेकिन जब एक बार वो मीटिंग चलने लगता है तो कोई हमारे हाथ में तो है नहीं, किसी को धक्का देके हटाया नहीं जा सकता है। जो लोग बैठे थे वो भी जनसुराज के लोग हैं, वो भी जनसुराज के चाहने, इसको बढ़ाने वाले लोग हैं। अगर आपको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा तो उसके लिए माफी चाहते हैं। अब अगले 2 घंटे तक आप लोग जो भी आपने सीखा, जो समझा, जो आप चाहते हैं कि हम लोग की जानकारी में जरूर रहे, वो बात हमारी जानकारी में 3 बात आई थी। आपकी जानकारी में जो बात आपने नीचे देखी उसको बताइए, ताकि आपके अनुभव का, आपके प्रयास का सही मायनों में दल के संविधान में बनाने में उसकी उपयोगिता हो सके, उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के लिए आप जैसी अनुमति देंगे, या तो आप हाथ उठाएंगे तो मौका दिया जाएगा, या हमें जिलावार एक व्यक्ति को बोलने का मौका, क्या ठीक रहेगा? हाथ उठा के लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो हम चाहेंगे सिवान से उर्मिला जी आप शुरुआत करें। अपना परिचय जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि सब जरूरी नहीं खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हाथ वाला ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो उर्मिला जी, ये हाथ वाला माइक उनको दे दीजिए। हाँ, उससे आसानी रहेगी। बैठ के बोलिए तो लोग देख नहीं पाएंगे।
एक लाइन का अपना संक्षिप्त परिचय ताकि सब लोग एक दूसरे को जान जाए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला सिंह है। मैं बसंतपुर सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं +2 हाई स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अभी मैं जन स्वराज में जो संविधान सभा की कमेटी है मैं उसकी मेंबर हूँ। मैं ये चाहती थी, मेरे सिवान से एडवोकेट साहब हमारे बोलेंगे, लेकिन पहले ही मेरी ही बारी आ गई। संविधान सभा जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिल रही थी। एक जो बात प्रशांत जी बताए कि ये संविधान, ये भारत के संविधान पर छेड़छाड़ हो रहा है, यह हमको 2 जगह देखने को मिली थी। लेकिन वहां पर हम लोगों ने इसके स्पष्ट किया था कि भारत का अपना संविधान है और हर पार्टी का अपना संविधान होता है। छोटी छोटी लोग संस्था बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, उसका भी अपना संविधान होता है। जब हम कुछ करना चाहते हैं या करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमको एक नियम और कानून बनाना पड़ता है और उसी को हम संविधान करते हैं। इसी तरह से जन स्वराज भी, भारत के जो संविधान है उस संविधान में जो कमियां हैं, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और जिसको अलग तरह से परिभाषित लोग कर रहा है तोड़ मरोड़ कर, उसको सही तरीके से उस लोगों तक पहुंचाने के लिए जन स्वराज अपनी पार्टी बना रही है और एक अपना संविधान बनाना चाहती है, जिसमें उन गरीब तबके के बारे में, जो दलित के बारे में जहां तक यह आवाज नहीं पहुंच पा रही है उसको पहुंचाने का काम इस जन स्वराज के माध्यम से किया जाएगा। बहुत लोगों ने इसको क्लियर भी किया। 2-3 एक और भी बातें आई थी जहां पर हम ये जो शिक्षा की बात करें, योग्यता, उम्मीदवार की योग्यता और जब कमेटी की बात हम करते थे पदाधिकारी की योग्यता, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज हो रहे थे। पदाधिकारी और उम्मीदवार में भी उनको लगता था कि नहीं, ये अलग अलग नहीं हो रहा है। लेकिन जब उनको हम लोग तोड़ करके समझाते थे तब भी इस बात को समझ पाते थे। तो उनका एक ये सुझाव बहुत जोरदार तरीके से आता था कि सभी पार्टियों में जो हो रही है उससे अलग जन स्वराज में होना चाहिए। अगर सभी पार्टियों की तरह जन स्वराज भी वही सारे नियम और कानून को अगर लागू कर देंगे तो फिर अलग ही क्या हुआ। ये जो आम लोगों की तरफ से ये बातें आ रही थी, जो चर्चा में भी हो रही थी, तो थोड़ी बहुत इसमें चेंज होना चाहिए। जैसे जब हम पदाधिकारी शब्द ला रहे हैं तो पदाधिकारी के साथ योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि पदाधिकारी शब्द है और उनकी योग्यता कोई निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर यह पदाधिकारी शब्द का शोभा नहीं देगा। उम्मीदवार के लिए इस पर भरपूर जोरदार तरीके से लोगों का विरोध भी हो रहा था कि जब हम सफल कैंडिडेट की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, कर्मठता की बात करते हैं और कुशलता की बात करते हैं, तो वहां पर शिक्षा को अगर हम आड़े ले आते हैं तो बहुत ऐसे लोग छूट जाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा की डिग्री नहीं है लेकिन उन्हें तजुर्बा बहुत है, वे अच्छा अनुभव रखते हैं, इसीलिए उम्मीदवारी के लिए योग्यता को नहीं रखा जाए। इस पर भी मैंने काफी जोरदार तरीके से लोगों का ये बात आ रहा था। फिर भी कुछ लोग जिस मीटिंग में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा आती थी और उसमें कम पढ़े लिखे लोग कम आते थे, उस मीटिंग में ये देखने को मिला कि वे लोग इस बात के लिए आवाज उठाते थे कि नहीं, उम्मीदवार के लिए योग्यता फिक्स होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं होगा तो फिर बाकी पार्टी की तरह इसमें भी वैसे ही लोग आ जाएंगे और फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से मिला जुला करके ये बातें चलती रही। लेकिन मुख्य तौर पर ये जरूर अनुभव मैंने जो किया, ऐसे अभी साथी अनुभव किए होंगे कि उम्मीदवारों के लिए कोई खास एक जो योग्यता बिल्कुल ना भी नहीं होनी चाहिए। एकदम ऐसा भी नहीं हो कि हाँ बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत योग्यता होनी चाहिए। जब हम लोगों ने अलग अलग तरीके से भी लोगों से बात किया तो 10वीं पर लोगों ने सहमति जताया कि आज कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिस जाति में लोग 10वीं पास नहीं है। भले ही उनको समझ आए नहीं आए, लिखने पढ़ने नहीं आए, लेकिन डिग्री उनके पास 10वीं है। इसलिए 10वीं को रखना कोई बहुत बड़ा अतिशोक्ति नहीं होगा या गलत नहीं होगा। तो ये बातें खुल करके आ रही थी। बाकी और सब चीजों पर जो भी बात थी उस पर कहीं कोई असहमति नहीं थी, सब लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन ये 3-4 बिंदु था पदाधिकारी को लेकर के और उम्मीदवार को लेकर के। जब हम लोगों ने बंटवारा की बात कहा तो जब हम उनकी संख्या रखते थे 70-50 तो इस पर थोड़ा सा हलचल होती थी कहीं कहीं पर, सभी जगहों पर नहीं, कहीं कहीं हलचल हुई। और जब ये बात कहा जाता था कि जब हम ये ऊपर की लाइन को पढ़ते थे कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी वाली बात करते थे तो बोलते थे नहीं तब तो ये तो सही है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज लोग हो रहे थे कि जिनकी जितनी साझेदारी की बात हो रही थी, जनसंख्या की बात हो रही थी, उतना अगर उनकी कुर्सी की बात करें इस पर सहमति होती थी। लेकिन जब हम गणना की बात करते थे 70-50 तो कहते थे बाद में तो सब सीटें उधर चल रहे हैं। तो जब ये चीजें थोड़ा सा समझाना पड़ रहा था, लेकिन जब इस बात को लोग समझ रहे थे तो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। तो इस पर जोरदार तरीके से लोगों का सहमति मिल रहा था
कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर अगर ये बात हो रही है, तो इस पर लोगों का समर्थन मिला था। और शिक्षा पर सब जगह समर्थन नहीं मिल रहा था। एक ऐसे ब्लॉक मिला जहां पर लोग इस बात को कहते रहे कि नहीं, स्नातक से कम नहीं होना चाहिए उम्मीदवार। ये थी शबीना जी, स्नातक से कम नहीं होना चाहिए। फिर उनके साथ कुछ बातें बताई गई कि आखिर स्नातक अगर करेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। लेकिन जब हमने हाथ उठवाया तो 4 लोग ही स्नातक के लिए हाथ उठाए थे, बाकी लोग 12 और 10th तक थे। लेकिन 10th तक सब लोग की सहमति अक्सर निकल करके आई कि उम्मीदवारों के लिए जन सुराज में कम से कम 10th जरूर रखा जाए। एक और सवाल था कि जब हम इसमें जातिगत आधार पर अल्पसंख्यक के लिए या पिछड़ों के लिए उम्मीदवारी की बात करें तो क्या उनकी योग्यता में कुछ कम बेस होना चाहिए या 10वीं ही रहनी चाहिए? तो उसमें दबे जबान से ही लोग बोलते थे कि नहीं, उनके लिए योग्यता कम होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ज्यादातर ये बातें आई कि नहीं, उम्मीदवार के लिए एक योग्यता होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। दूसरा ये चीज, एक और ये सवाल जब आया था कि हम जब जनसंख्या के आधार पर हम बंटवारा कर दे रहे हैं, लेकिन अगर पिछड़ी जाति से या फिर पिछड़ी जाति से या मुस्लिम से अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि ज्यादा कुशल दिख रहा है, कर्मठ दिख रहा है, तो क्या उनको हम जगह जनरल में दे सकते हैं या कि उनका जो हिस्सा दिया गया है उनको उसी में दिया जाए? तो इस पर जोरदार तरीके से ये बातें सब जगह से आई कि नहीं, जब हम आरक्षण की बात कर दिए और सबके लिए बांट दिए तो जितनी भी कर्मठता दिखाना है, योग्यता दिखाना हो, सभी लोग अपने अपने ही जाति में अपने अपने कर्मठता और योग्यता को दिखाएं। उनके लिए अलग से फिर इसमें नहीं उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से ये सब बातें देखने को मिली। वैसे बहुत सारी बातें हैं और भी लोग बताएंगे, लेकिन मिला जुला करके अनुभव अच्छा रहा। लोगों ने इस बात को जरूर अप्रिशिएट किया, लोगों ने इस बात को जरूर खुशियां जाहिर की कि पहली बार ऐसा है जो हम लोग पार्टी बनते हुए देख रहे हैं। संविधान की बात, एक एक बातों को पटना बुला करके विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पर लोगों का समर्थन बहुत अच्छा था। सबने अपनी खुशियां बताई। धन्यवाद। आप सबकी अनुमति से ये मतलब पार्टी के वरीय लोगों को भी नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन हम पूरा जो कह रहे हैं आप नहीं सुन रहे। जन सुराज में योग्यता एकमात्र आधार है, जाति आधार नहीं है, योग्यता आधार है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 सीट है और योग्य लोग 1000 हैं, तो योग्य लोगों के बीच में जब बंटवारा करना है तब उस समय जाति आधार है कि अगर 100 लोग हैं और 18 हमारे दलित समाज के लोग हैं, तो जो योग्य 1000 लोग हैं उसमें से 18 दलित समाज का आदमी जरूर होना चाहिए। लेकिन वो 18 इसलिए नहीं जगह पा रहा है कि वो दलित समाज का है, वो जगह इसलिए पा रहा है कि वो योग्य है जो दलित भी है, वो योग्य है जो अति पिछड़ा भी है, वो योग्य है वो यादव भी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई ना कोई जाति है। तो जन सुराज की जो व्यवस्था है उसी में वो सामंजस्य बैठाने की है कि हर जाति समूह से योग्य लोगों को निकालें और उस जाति समूह की जितनी भी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी दे दें। क्योंकि इतिहास ये बताता है कि सिर्फ किसी समाज के लोग को भागीदारी देने से उसका भला नहीं होगा। उस समाज का जब काबिल आदमी, जो बोलचाल में आदमी कहता है भैया जिसको मुंह में चबाने नहीं है उसको दे देता है, उस समाज का जब काबिल आदमी को हिस्सा मिलेगा तब वो समाज में सुधार करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखिए। हम लोग हर हम यही कारण कह रहे हैं कि जितना जिसको संख्या है उतना भागीदारी दिया जाएगा। काबिल आदमी को, काबिलियत पहला पैमाना है और ये हमारा यकीन है कि कोई ऐसा समाज ही नहीं जिसमें काबिल आदमी नहीं है। क्योंकि जब आपको कहा जाता है कि खाली काबिलियत हटा दीजिए तो ये आपके प्रति पूर्वाग्रह है कि आप अति पिछड़े हैं, आप में काबिल आदमी नहीं है, आप दलित हैं, आपके पास काबिल आदमी नहीं है। हम लोग जन सुराज में ये कह रहे हैं कि नहीं, सभी समाज में काबिल लोग हैं, उस समाज के काबिल आदमी को निकालेंगे और जब बंटवारा होगा तो बंटवारा का आधार सब्जेक्टिव नहीं है, प्रशांत किशोर या किसी कमेटी का निर्णय नहीं है, उस समाज की जितनी संख्या है उसको उतना मिल जाएगा। तो 20 का जो समूह बना उसमें सारे समूहों को उनके संख्या के हिसाब से भागीदारी भी मिल गई और 20 का 20 काबिल आदमी भी आ गया।
काबिलियत पैमाना है, इसको ध्यान रखिए, इसको उल्टा मत करवाइए आप। अक्सर से देखा पुष्पा जी का अनुरोध है कि अपने अनुभव साझा करें। आगे बढ़े। महिलाओं ने कमान संभाली है सारा फीडबैक देने का। देखिए, कम पढ़े लिखे लोग काबिल नहीं है, तो हमारा पैरामीटर है काबिल लोग। तो मेरा बस ये सुझाव है कि 2 लेयर पर आप अपना सुझाव नहीं बताना है, जो आप संविधान सभा में सुने वो बताइए। जी, मैं ये हुआ कि निचले सतह पर जो इलेक्शन हो, जैसे मुखिया का हो, वार्ड कमिश्नर वगैरह का, वार्ड मेंबर वगैरह का इलेक्शन हो, वहाँ जो है शिक्षा को बाध्य ना बनाया जाए, और जो बड़ा जैसे विधानसभा का हो, लोकसभा का अगर इलेक्शन हो, तो वहाँ शिक्षा को जरूरी करार दिया जाए, क्योंकि वो राज्य और देश को चलाने के वाले लोग होंगे। और कम पढ़े लिखे लोग, बात ये आई कि कम पढ़े लिखे लोग गलत फाइलों पर भी दस्तखत कर सकते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी, शिक्षा वाले पे बात चलती रहेगी। तो जितने लोग संविधान सभा की बैठक कराए थे, एक बार हाथ उठाकर हम सवाल पूछते हैं, वो आप बताइए कितने लोग की उम्मीदवारी के लिए फॉर्मल शिक्षा को बाध्य कर दिया जाए, तो इसके पक्ष में वो हाथ उठाए। प्रश्न को फिर से दोहरा दे रहे हैं। अगर आप समझते हैं आपके इंटरेक्शन के आधार पर, जो आपने सभाएं की, उसके आधार पर आपका स्वयं का क्या प्रेफरेंस है वो नहीं, जो आपने सभाएं की, जो आपने सुना, सुनने के बाद अब आपका निर्णय क्या है? क्या जनसुराज को शैक्षणिक योग्यता को, औपचारिक शैक्षणिक योग्यता को उम्मीदवारी का एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए? जो लोग समर्थन में हैं, ये सब लोग समर्थन में हैं, और जो एक मिनट, और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, सब सुनने समझने के बाद हमारा विचार कुछ भी हो, लोगों ने कहा कि योग्यता रखा जाए, औपचारिक शिक्षा कोई डिग्री 10वां का, 8वां का, BA का न रखा जाए उम्मीदवारी के लिए, ये लोग जो उसके पक्ष में वहां उठाएंगे। तो मेजोरिटी कह रहा है कि शिक्षा होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट इसमें एक भाई, हम आपकी सुनने के लिए बैठे। इसमें 2 पहलू है। शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के क्वालिफिकेशन को बना दिया जाए पद के लिए पार्टी में कि विधायकी के उम्मीदवारी में, दोनों में, दोनों के लिए, सबके लिए, दोनों के लिए सर। सिर्फ उम्मीदवारी के लिए सर बनाया जाए, जो एमएलए का कैंडिडेट होगा उसके लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। खास करके महिलाएं, SC समाज की, मुस्लिम समाज की, पिछड़े समाज की और दूसरे वर्गों में भी, उसमें बहुत सारे लोग, एक जो डर है, देखिए सिर्फ किसी ने कहा कि हम लोग को अलग दिखना चाहिए। यस सर। अलग दिखना प्राथमिकता नहीं है, सही दिखना जरूरी है। अलग दिखने के लिए हम कपड़ा खोल लेंगे तो अलग दिखने लगेंगे, वो नहीं करना है। अपने वैचारिक प्रेफरेंस को हावी मत होने दीजिए। जमीन से आप गलत बताएंगे सब गलत निर्णय हो जाएगा। अपनी व्यक्तिगत प्रेफरेंस को समाज का प्रेफरेंस कृपा करके न बताएं, ईमानदारी रखिए उस पर, जो आप कहिएगा वैसे ही लिखा जाएगा। फिर से समझ लीजिए जी, माइक ले लीजिए। सर 2030 के चुनाव से किया जाए, 2030 के चुनाव से। ये भी एक सुझाव आया है कि 10 वर्ष का टाइम दे दिया जाए कि विधायकी के मतलब जिसको चुनाव लड़ना है कम से कम 10 वर्ष का अवसर दिया जाए, वरना बहुत महिलाएं इससे, खास करके गरीब परिवार की महिलाएं इस दौर से बाहर हो जाएंगी। और कोई इसके पक्ष में है? लेकिन उसमें एक करना है कि जो लोग काबिल पहले से हैं, 10 वर्ष निकाल भी दीजिएगा, क्या उसकी काबिलियत तो खत्म नहीं हो जाएगी, फिर भी तो उम्मीदवारी पेश कर सकती है ना। तो ये अगर 10 वर्ष टाइम सीमा देते हैं तो ये हो गया कि आज से 10 साल के लिए जनसुराज के लिए इंतजार कीजिए, हम मैट्रिक पास करेंगे तभी हम उम्मीदवार करेंगे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और ऑलरेडी अच्छे काम कर चुकी है, भले उसकी शिक्षा नहीं रही है और उसने काबिलियत साबित किया, तो क्या ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए?
तो आपसे पूछ रहे हैं, आप तो बताइएगा। इसलिए हम इस पक्ष में हैं। आप होना चाहिए। बटन ऑन करके बोलिए। भाई आपको माइक इसलिए दिया गया है कि आप अपनी बात आराम से रख सकें, कोई अनौपचारिक चर्चा ही है। आपने सब जो कहा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है जो संविधान सभा में हमने की है उस आधार पे मैं हमको कह रहे सर कि सभी ने शिक्षा को अनिवार्य कहा, कुछ एक 10वां जरूर रखा सर, इतना नहीं देखिए, इसमें हम फिर जो मैंने आपको शुरू में कैविएट दिया कि आपकी सभाओं में आने वाले लोग क्या वो बिहार के जनता के जनरल जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव है? क्योंकि खेत मजदूर जो काम कर रहा है वो आपकी संविधान सभा में आया है कि नहीं आया? ज्यादातर जगह पर नहीं आया। आप निर्णय ले रहे हैं उसके आधार पर जो खुद पढ़े लिखे हैं, जो खुद बस में बैठे हैं, तो यही चाहेंगे कि दूसरा लड़ना है इसमें। हम पक्ष और विपक्ष में नहीं, हम आपके सामने, तो हम भी तो सुन रहे हैं आपकी बात। अलग अलग लोग व्यक्तिगत भी बता रहे हैं। एक मिनट उसमें सर ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि मेरा मान मतलब सब लोग अपना एक लाइन का नाम बताइए। डॉक्टर संजय पासवान, बेगूसराय जी। उसने कहा कि 20 से 40 साल का जो उम्र के लोग हैं उनमें शिक्षा जरूरी है, और 40 साल के बाद वाले जो है उनको अगर सामाजिक समझबूझ है तो उनको कंसीडर किया जाए। मतलब देखिए, जितना वेरिएशन आप कीजिएगा उतना सब्जेक्टिविटी पावर आप उसको दे रहे हैं जो कि डिसाइड करेगा, तो इसका कल मिसयूज करने लगेगा। जितना क्लियर रखेंगे यस नो, तो उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हमको लगता है प्रशांत जी, इसमें शिक्षा वाली बात जो भी लगता है मेंबर, इसमें ये भी आप ये डॉक्टर राजीव कुमार हम हैं, पेशे से चिकित्सक हैं। और रही बातों की, जो संविधान सभा में कितने लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या पूछे, जरूरी इस बात की थी कि आपने किस तरह से प्रश्न पूछा। जरूरत था कि एक बार था जो एक क्वेश्चन था जो 5वीं पास होनी चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों को जो समाज में पीछे छूट गए हैं या अनुसूचित जाति से। अगर इस प्रश्न का लोगों के बीच में इस तरह से रखते हैं कि भाई समाज में सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए, अगर 20 साल पहले उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला तो आज क्यों नहीं मौका मिलेगा अगर उसमें काबिलियत है? तो अगर इस प्रश्न को ऐसे रखेंगे तो लोग कहेगा कि हाँ निश्चित रूप से है। और मैंने जहां भी मीटिंग किया लोगों ने सहमति जताई कि हाँ ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और इसमें भी है कि आप पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, जिला परिषद में हो, ऐसे स्तर पर अगर आप 5वीं पास रखते हैं तो वर्ग के सभी लोगों को मौका मिलेगा। अगर ऊपर में रखते हैं जैसे विधायक हो, लोकसभा हो या संगठन के लोगों को, वहां अगर मैट्रिक पास की रखते हैं सुविधा, तो इसमें हो सकता है कि उन लोगों को भी है। इसलिए इसको 2 वर्ग में बांटा जा सकता है। जिला परिषद के स्तर पर सभी लोगों को मौका मिले और उनको वहां तक काबिलियत के आधार पर 5वीं पास रखा जाए, और विधायक और लोकसभा और अन्य संगठन जो हमारे ऊपर में चला जाएगा वहां का स्तर 10वीं पास रखा जाए, ताकि हम काबिल लोग होनहार लोग को भी ले सकते हो। शिक्षित लोग तो है ही, शिक्षित लोग तो हर जगह सकते हैं। जी एक सब पूरी समय बात हो गई यहाँ। चाय पीजिए, आराम से बैठिए, खूब गहन चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हमको कोई घबराहट नहीं। ये शिक्षा यहाँ पर बहुत डिस्प्यूटेड मामला हो गया। मेरा समझ है कि भारतीय संविधान मैं रामचंद्र राम, पूर्व डीएसपी, जनसुराज से जुड़ा हूँ। ठीक है, मेरा ये कहना है कि ये अभी मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा पर बहुत डिस्प्यूट हो रहा है, और भारतीय संविधान कहीं भी ये शिक्षा का बंधन नहीं किया है। इसलिए भविष्य में ये प्रश्न उठ सकता है जो जनसुराज के लिए जवाब देना होगा कि हम शिक्षा, हम मैट्रिक ही रखते हैं, तो ये बैरियर हो गया जो संविधान कभी नहीं करता है। मैं लालदेव कुशवाहा बोल रहा हूँ वैशाली से।
मुझे जो बात समझ में आती है कि शिक्षा के सवाल पर हम लोगों ने जो लोगों के बीच गए और जो मिला, और मैं भी समझता हूँ शिक्षा की आधार केवल डिग्री नहीं होना चाहिए, उसकी पैमाना ईमानदार और समझदार ये भी होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो एमए किए हुए हैं, फिर मैट्रिक का जो लोग हैं वो उसको पढ़ाएंगे, एक भी राजनीतिक बात नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि वो ईमानदार हो, निष्ठावान हो और समझदार हो। शिक्षा का पैमाना ये होना चाहिए, नहीं तो अगर शिक्षा की बात हो तो कोई मैट्रिक बीए वाला को लाइए और आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हुए जो मैट्रिक पास होंगे वो उनको पढ़ाएंगे। इसलिए शिक्षा के मामला ये होनी चाहिए समझदार, ईमानदार, निष्ठावान। इसलिए कहना है जी धन्यवाद। विनोद कुमार चौधरी। जी धन्यवाद। एक ही अनुरोध है, जो बोलेंगे वही माइक ऑन करेंगे, एक साथ दो ही माइक चल सकता है, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। जिनको बोलना एक माइक ऑन है तो एक ही माइक ऑन रखा जाए। मैं विनोद कुमार चौधरी, रिटायर्ड आईपीएस में मुजफ्फरपुर जिले से आता हूँ। मेरा विचार है जो ये शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही है, क्योंकि ये असंवैधानिक होगा ये करना, संविधान में इसका कोई इस तरह की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि संविधान में एक मैंडेटरी है और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। तो इस चीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप डाल सकते हैं कि ये प्रिफरेबल होगा कि जो शैक्षिक योग्यता हो उसको, लेकिन इसको मैंडेटरी नहीं किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो उसको पीछे एक सज्जन खड़े हुए, जी बताइए सर। ये खुद शिक्षाविद है और फॉर्मल एजुकेशन इतना नहीं है। सभी को नमस्ते। देखिए हम जीता जागता उदाहरण है, हम पहला दूसरा तक ही स्कूल में पढ़े हुए, उसके बाद से कोई एक ये वो बिहार समाज से आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों की बात नहीं है। संजय कुमार नाम है और हम पहले दूसरा तक पढ़ाई किए, उसके बाद खेती व्यवसाय लंबी बातें भाई लोग हैं, और उसके बाद हम एजुकेशन फील्ड में आए और आज हमारे 40 स्कूल कॉलेज चलते हैं, सब हमारा बनाया हुआ है बिना किसी के सहयोग के। मैंने अपने भगवान की कृपा से हमने 40 स्कूल बनाया। अभी सब अभी हम मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बना रहे हैं। 2025 में हमारा मेडिकल कॉलेज भी चालू है यूनिवर्सिटी साइड। आज 40 प्रिंसिपल है हमारे। तो देखिए प्रतिनिधित्व करना या लीडरशिप करना उन कला का एग्जामिनेशन में देना है कि उसको मैट्रिक पास होना चाहिए, आगे पास होना चाहिए। समझदारी अलग चीज है और 40 प्रिंसिपल को हम पढ़ाते हैं। हम 10-20 हमारे मित्र IAS IPS में समझदारी में उनसे भी हम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मल नहीं है। आइए घोषणा करता है कि हम लोग को चुनाव वगैरह नहीं लड़ना है, उसका हम पक्षपात कर रहे हैं, हम पार्टी चुनाव वगैरह नहीं लड़ना है, इसमें नहीं जाना, सहयोग करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए। समझदारी किसी का नहीं है कि मैट्रिक पास हो जाने से समझदार हो जाएगा, उसको पढ़ाई नहीं है उसको समझदारी नहीं होगी। अब 5 और इस विषय पर हम लोग मंतव्य लेंगे और उसके बाद इस पर एक डेफिनेटिव निर्णय लिया जाएगा, वरना पूरी रात बात होती रहेगी। शंकर जी की बात सुन ली, तो 5 लोग जो बोलना चाहते हैं अपने जगह से खड़े होकर, ये अब सब लोग हाथ रख कैसे होगा? चलिए सबको एक ही बात दोबारा निकालना है। चलिए बोलिए जिसको बोलना बोलिए, बीच बात तो आप खड़े हुए बोलिए। मेरा नाम वीर प्रसाद महतो, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं। बहुत बात हो गई क्वालिफिकेशन पर, चूंकि एक बात आई है कि वैसी जनता हमारे साथ नहीं आई, हम उससे चर्चा की। भाई जितने लोग आए उसी में हम चर्चा करेंगे। आप बहुत जनता को खोजने जाएंगे तो हमारा संविधान बनेगा 2 साल में 4 साल में। तो ये कहना है कि अगर जितनी बातें छन कर आई है उसमें तो 3 तरह के बात लोगों ने रखा। एक रखा कि साक्षर होना चाहिए, और कुछ लोगों ने 8वां पास रखा जो हमारी अपनी अनुभव में साझा कर, और कुछ लोगों ने 10वां भी कहा। 5 से 7 तो बस इंटर हो, बैचलर में भी 1-2 आदमी। मेरा सुझाव है जितने भी मैं मीटिंग किया उसमें ज्यादातर लोग
8वां से 10वां पास को सपोर्ट किया। अब रहा कि सवाल आया है कि भारत के संविधान इजाजत नहीं देती है, तो भारत के संविधान तो रोक भी नहीं रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें कुछ न कुछ योग्यता रहनी चाहिए, चाहे 8वां रहे, 5वां रहे, मैट्रिक रहे, रहना ही चाहिए। क्योंकि और ये कोई समाज ऐसा नहीं है जो साक्षर नहीं है, 5वां नहीं है, 8वां नहीं है, 10वां नहीं है। ये कहने के लिए है कि नहीं है, और इसको मैं महसूस करता हूं कि जितने भी मैंने मीटिंग किया सभी तरह के लोग आए और उसमें इस तरह की बातें आई। इसके अलावा शिक्षा पर तो ये हो गया, इसके अलावा हमारे साथ पार्टी के नाम पर ही बहुत से चर्चा हुई, जिसमें अपने कोई दल कहा, कोई पार्टी कहा, कोई क्रांति दल कहा, जितना जिसको मन आया वो मैं अपनी बात रखा। इस तरह सदस्यता शुल्क, रिन्यूअल, टाइम बाउंड अधिवेशन सभी पर बहुमत ज्यादा है कि होना चाहिए, लेकिन राशि के सवाल पर कहा कि 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए और नहीं तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये लोगों का सुझाव है। और एक चीज तो आ ही गया है कि काबिल आदमी अगर समाज में होता है, खास करके विशेष वर्गों से अगर कोई काबिल आदमी है तो जनरल सीट पर लड़ सकता है कि नहीं। हमारा अपना अनुभव है इस पर कि जितने भी मैं बैठ के की 90% लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, जिसको जो सुविधा दे दी गई, आरक्षण उसको दे दी गई है, सीटें आरक्षित है, उसको दूसरे सीट पर नहीं जाना चाहिए, उसका अनुभव, उसका काबिलियत उसी सीट पर होना चाहिए। ये भी बात आई है, खास करके शिक्षा वाला पहले क्लोज कर लिया जाए, उसके बाद इस पर आएंगे। ये अच्छा ठीक है, तो शिक्षा वाला तो मेरा अनुभव जो था सुन लिए, और कोई शिक्षा को लेना पड़ेगा। खाना एक एक मैं मोहम्मद आरिफ खान सासाराम रोहतास से, मैं मोहम्मद आरिफ खान रोहतास सासाराम से संविधान सभा का मैंने पूरे 19 प्रखंड में रोहतास जिला में बैठक किया है। लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है, हम लोग विषयांतर हो जा रहे हैं, क्योंकि हमको अपना ओपिनियन यहाँ नहीं देना है। हम जो वहाँ से कलेक्ट किए हैं वही हमको यहाँ बोलना है, लेकिन यहाँ तो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इसलिए मैं केवल जो आपने कलेक्ट किया है, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, तो भारत में हमारे पास लिखा हुआ है जी, आप कुछ भी देखिए, लिखा हुआ हमारे पास आया हुआ है। तो मैंने जो वहाँ 19 प्रखंड में बैठक किया और जो कलेक्ट किया, उसमें यही निर्णय आया कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक होना चाहिए। धन्यवाद। अपनी बात रखते कई बार परिस्थितिवश या सामाजिक स्थिति आपकी ऐसी है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, वो आदमी अगर 9th क्लास पास नहीं किया तो योग्य है या नहीं है, ये बात नहीं हम कह रहे हैं। शिक्षा के प्रति उसकी मानसिकता को ये दिखाता है कि उसने जीवन में शिक्षा की महत्ता नहीं रखी। हर बात को जो बात जनसुराज में कही जा रही है, उस खाली बस वो कहा वही हम आधा सुने, बस जिले के वोट में चले गए। मैं ये कह रहा हूं, आज भगत शर्मा के इंटरव्यू में मैंने इसको क्लियर किया। हमारा इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कि तेजस्वी काबिल है कि नहीं काबिल है, हमारा ऑब्जेक्शन दो बात से कि अगर 9th क्लास आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है तो तुम्हारा बच्चा जो BA MA कर लिया है उसकी चिंता भी तुम्हें करनी है, ये बात बता रहे हैं। दूसरा ये बता रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के लड़के DPSR के पूरब में पढ़ते थे और वहां से आपने 9th क्लास नहीं किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सजगता नहीं है। तेजस्वी जी ने उसका उत्तर दिया है कि भाई मैं क्रिकेटर था, तो मैंने वो भी बताया कि भाई आप क्रिकेटर भी नहीं थे। अगर आप तेंदुलकर होते या छोटा मोटा बड़ा क्रिकेटर होते, तेजस्वी यादव ने कोई क्रिकेट खेली नहीं है। फर्स्ट क्लास में टोटल जो मैच खेला उन्होंने, उसमें औसत है 10.07 प्रति पारी।
प्रति पारी उनका औसत है 10.07। आपको धनसुराज के परिवार के हिस्सा इसलिए आपको बता, तेजस्वी यादव ने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। भाई आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं तो कोई आपको रख लेगा रणजी ट्रॉफी में। लालू जी के लड़के इतने बड़े बाप के लड़के कौन नहीं ले लेगा। और T20 का कोई क्रिकेट खेला नहीं उन्होंने। दिल्ली डेयरडेविल्स में एक्स्ट्रा के तौर पर थे जिसमें कोई मैच खेलने का अवसर नहीं मिला। पानी धोने का काम किया। वो बात अलग है। मेरा ये कहना है कि आप अगर मुख्यमंत्री के लड़के हैं और दिल्ली डेयरडेविल्स कोई उद्योगपति का टीम है तो आपको संतुष्ट करने के लिए ले ही रहेगा। उसको भी मालूम है तो खिला नहीं सकता। कामराज नहीं पड़े हुए थे। हमसे ये सवाल भी पूछा गया और कामराज तो तमिलनाडु के सबसे सफल मुख्यमंत्री में उनकी गिनती होती है, लेकिन 6 वर्ष जेल काटे हैं वो आजादी की लड़ाई करते हुए। समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है, तेजस्वी यादव ने वो भी नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि किसी के लड़के हैं बात उठाई जा रही है। अगर कोई आदमी जैसे शंकर जी खड़े होकर कह रहे थे उसका एक सम्मान है। वो पार्टी पास किसी परिस्थिति वश नहीं कर पाए तो उसका तो ज्यादा सम्मान होना चाहिए कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं उस शिक्षा का ज्योति जलाया हुआ। हम लोग तेजस्वी पर अर्जुन अगर सब बात को खारिज कर दीजिए तो धनसुराज का संविधान इस पर नहीं बन सकता है कि प्रशांत किशोर क्या भाषण दे रहे हैं। धनसुराज का संविधान वैसे बनना चाहिए जो बिहार के समाज के हित में है। अगर हम गलत कहें तो आप और बना दीजिएगा। हमारे कहने के आधार पर आप संविधान न बनाए। जो लोगों ने कहा जो समाज के हित में है वो निर्णय लिया जाए, इसलिए हम लोग बैठे हुए पढ़ रहा है। जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जरा एक बार को पढ़ लिया जाए। वो ये कहता है चुनावी प्रक्रिया में कि विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। 8वीं 10वीं स्नातक काफी है। आप उसमें ऑप्शन तो नहीं दिए कि नहीं पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप ऑप्शन ही नहीं दिए तो आपको तो बोलेगा कि योग्यता नहीं होनी चाहिए। अब आइए प्रोवाइजो एक तरफ ले लीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता में किसी विशेष समुदाय को छूट मिलनी चाहिए। जब भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पचवा नहीं बोलते हैं, 90% लोग बोलते हैं हाँ। इसका मतलब कि शैक्षिक योग्यता अगर नहीं भी हो तो लोग जो है उसको जो उम्मीदवार कैपेबल है उनको आगे आना चाहिए। तो जब आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिलाएंगे तो 90% जितने भी यहाँ लोग बैठेंगे वो यही होगा कि जो कैपेबल लोग हैं उनको देना चाहिए चांस। ये सर मेरा कहना है। इसलिए बार-बार और अगर किसी का कोई बहुत क्रांतिकारी सुझाव हुआ हो तो अब इसको समाप्त किया जाए। हम लोग के पास भी आप जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है। मोटे तौर पर जो नीचे से आया आपने क्या रिकॉर्ड किया, मैडम ने कहा कि हमने क्या सुना। इसके अलावा पब्लिक से भी सुना गया। वीर महतो जी ने कहा कि हम कितना आदमी से पूछेंगे, जितना से पूछ सकते हैं पूछेंगे। लोग ये बता रहे हैं कि उम्मीदवारी में जब आप सवाल पूछे होना चाहिए 5, 6, 8 तो कहेगा कि आपका विकल्प ही वही है। लेकिन जब दूसरे सवाल का आंसर हम लोग देख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नहीं भैया विधायकी में मतलब उम्मीदवारी में बैरियर ना लगाया जाए। तो अभी तक आपने जो रिपोर्ट भेजे हैं या आपका जो रिकॉर्ड कलेक्ट होकर आया उसके आधार पर जो बहुमत दिख रहा है और आपकी अनुमोदन के लिए आपके सामने रख रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता को ऑर्गेनाइजेशन में मापदंड बना दिया जाए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, कोई क्वालिफिकेशन न दिया जाए। इसके विरोध में अगर कोई बोलना चाहता है तो उस आपको आपके पास बहुत बड़ा पॉइंट है कि नहीं क्यों नहीं इसको करना चाहिए, तो आप में से 2-3 लोग बोल सकते हैं। मीर जी आपकी बात सुन लिए हैं जी, जो नहीं बोले हैं और जो उसके विरोध में बोलना चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए जी, बोलिए सर। अभी 3-4 बहुत इससे ज्यादा कंटेंसस वाला सवाल सब है, इसलिए इसको विष्णु है सहरसा से। उम्मीदवारी पर जो था शैक्षणिक योग्यता वो ठीक है, लेकिन है क्या कि जहां पर कुछ ऐसे टोले हैं, मैं कोसी से हूं, कोसी के अंदर में बिल्कुल पलायन के कारण वहां मर्द नहीं है। 2200 के आसपास का पॉपुलेशन है, वहां केवल महिलाएं हैं और जो महिलाएं 8वां 10वां कर लेती है वो शहर की ओर चली जाती है। ऐसे परिस्थिति में जैसे आपने कहा कि हम पदाधिकारियों के लिए बिल्कुल हम इसमें मापदंड रखते हैं,
ये मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हम जुड़ने की प्रक्रिया में है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। नहीं, जोड़ना एक बात है, लेकिन ये तो हम लोग का इंटरनल मामला है कि प्रखंड की जो महिला अध्यक्ष है वो पूरा प्रखंड में, वो तो कोई पढ़ा लिखा मिल ही जाएगा। कम से कम एक शुरुआत तो शिक्षा की ओर की जाए। जो नीचे से हम लोगों ने सुना है उसको एकदम से खारिज नहीं कर सकते। लोगों ने इस बात की मान्यता बताई है कि योग्यता होना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि मैंने जब पूछा कि इसमें से कोई भी 8वीं क्लास आप कहाँ रहते हैं? सहरसा। हम भी तो सहरसा में जी 3 महीना सहरसा में सुपौल में चल। जी ऐसा नहीं है कि गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जुड़ने के लिए, सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता का नहीं है, लेकिन प्रखंड का पदाधिकारी बनने के लिए योग्यता लगा दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो सबको स्वीकार्य होना चाहिए। अब आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा जो भारी कंटेंसस सवाल है कि अभी तक इस पूरे अभियान में हम लोग सिर्फ गांधी जी का चित्र लगाकर चलते हैं, वही झंडे पर भी है, और हम लोग का विचार है कि अगर सबकी सहमति रहे तो झंडा वही रहे। ये बात किया गया कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का चित्र भी अनिवार्य किया जाए। इसको लेकर एक एक करके अभी शुरू कर रहे हैं। बस अब अगले 15 मिनट में समय के हिसाब से करेंगे। 15 मिनट। अरे भाई काहे आप सुन लीजिए, आप सुनने के लिए आपको बुलाए। 2 बातें जिस पर एक साथ हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या जन सुराज में अभी से आगे जहां भी गांधी जी के साथ साथ बाबा साहब, इसमें तीसरा का सुझाव मत दीजिएगा, बस इतना ही सवाल है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर को का भी चित्र अनिवार्य कर दिया जाए। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अनारक्षित सीट पर अगर एससी समाज के कोई काबिल आदमी है तो उसको चुनाव लड़ाने के लिए सोचने का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों पर मत देना है, तीसरा किसी बात पर नहीं बोलना है, और 15 मिनट में इस पर हम लोग सहमति बनाएंगे। पहले वाले में मैं मानकर चल रहा हूं, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, इस सदन में बैठे हुए सारे लोग की सहमति है कि बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए, हालांकि जो लोग आए, जो पदाधिकारी हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, समाज के एक बड़े वर्ग की ऐसी अपेक्षा, आशा है कि हम पढ़ाई को, औपचारिक डिग्री को हम लोग एक क्राइटेरिया बनाएं, लेकिन व्यापक नजरिए से देखने से ऐसा लगता है कि उसको हम लोग दल में शामिल करें। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध न लगाया जाए जिनके पास औपचारिक डिग्री न हो। उसमें 5वां 8वां करने का मतलब नहीं है फर्जी डिग्री लगाने लगेगा। या तो रखना है तो फिर 10th रखना पड़ेगा कम से कम। 8वां का क्या महत्व है? उसे 8वां का तो कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है। तो अगर इस पर मैं मान रहा हूं कि सदन की सहमति है, कहीं तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि भाई हम लोग अपने दल में पदाधिकारी जो हैं उनमें 10वां हम लोग रखें कि आप 10th पास जरूर होने चाहिए अगर आप जन सुराज में पदाधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे पंचायत में बनिए, प्रखंड में बनिए। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम अगले 10 वर्ष तक शिक्षा के लिए कोई बात नहीं है। इस पर सहमति कर ली है, सहमति हो गई इस पर। अब जो मेजर समस्या है, अनारक्षित सीटों पर अगर दलित समाज के काबिल लोग हैं तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि मिलेगा ही, लेकिन अगर कोई काबिल है तो उसको सिरे से आप खारिज कर देते हैं कि भैया इसको नहीं तो सीट में रिजर्व है, इसको कहां देख, ये सीट रिजर्व नहीं है, क्यों इसको देख रहे हैं। और दूसरा, क्या बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को अनिवार्य कर दिया जाए कि जैसे हम लोग गांधी जी का फोटो लगाते हैं वैसे बाबा साहब का भी फोटो लगाया जाए। मैं बोलूं, मैं 1 मिनट उसमें बोलना चाहूँ। मेरा एक सुझाव ये होगा कि इसमें अनुसूचित जाति समाज के लोग न बोले, दूसरे समाज के लोगों का मत पहले ले लिया जाए, फिर अनुसूचित समाज, क्योंकि आप इसमें पार्टी हैं, तो जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, क्योंकि आप तो इसके लिए हाँ ही कहेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ आप हाँ कह रहे हैं, दूसरे समाज की सहमति और उसका ले लिया जाए। इस पर सब सहमत है, कोई रोक नहीं है बोलने पर, लेकिन पहला मत जो अनुसूचित जाति समाज के लोग नहीं हैं उनका मत ले लिया जाए कि आपकी राय क्या है। जी, मैं विजय वात्स्य है, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ।
और गोवा फ्रीडम फाइटर प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन, अभी इससे पहले जो प्रोफेसर लोगों की मीटिंग हो रही थी, फुटाक पुस्तक की चर्चा हुई थी, इसलिए संदर्भ में कहता हूँ कि फुटाक फाउंडर प्रोफेसर PS मदन का छोटा बेटा हूँ, भूमिहार समाज से आता हूँ, इसीलिए इस प्रश्न पर मैं स्पष्ट करूँ कि अनारक्षित सीट पर किसी को मौका दिया जाने के बारे में कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय संविधान और PR एक्ट के अनुसार भारतीय संविधान और PR एक्ट एकदम क्लियर है कि अनारक्षित सीट पर कोई भी लड़ सकता है, इसलिए उसके अलग से कानून की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस टाइप से कुछ लिख लिया जाए अपने संविधान में कि परिलक्षित हो कि हम वो मौका दे रहे हैं। दूसरी इस पर आपने क्या पाया सब अपने सभाओं में? अपने सभाओं में स्पष्ट जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं लोगों को बताता था कि ये संविधान हमारी पार्टी के इंटरनल संचालन की व्यवस्था है और हम मनमाना नहीं कर सकते। भारतीय संविधान और PR एक्ट के आलोक में बनेगा। हम लोग जो आपका विचार कलेक्ट करेंगे वह हमारे सीनियर्स फाइनल करेंगे और चुनाव आयोग जब मुहर लगाएगा तब वो मेरा कानून बनेगा। ये 16 सभाओं में मैंने लोगों को स्पष्ट किया और तब जिस वर्ग के भी लोग थे, मैं काफी टाइम लेता था, समस्तीपुर से हूँ, 20 ब्लॉक है और हम 15 ब्लॉक में सक्रिय ढंग से काम किए हैं और काफी टाइम लिए हैं। एक मतलब स्थिति ये होती थी कि अंतिम में 15-20 लोग आंख से आंख मिलाकर मुझसे बात कर पाते थे। वह चीज मैंने फीडबैक भेजा है, सारा हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं और भेजा गया है सॉफ्ट कॉपी पर। दूसरा जो सर का आया है कि फोटो वाले पर भी सब जगह से तीसरा मना आपने कर ही दिया है, देखा जगह, चूंकि तीसरा भी आ गया था वो आपके चित्र के बारे में, तो उस पर मैं कहना भी नहीं चाहूंगा कि जहां एक जगह एकदम प्रेशर दिया गया तो हमने वोटिंग में उसको चर्चा करके भेज दिया है लिखकर। लेकिन दोनों फोटो पर सब जगह सहमति बनी कि दोनों फोटो, कई जगह इंटेलेक्चुअल बहस भी हुआ, पढ़े लिखे लोग थे, बहस किए कि नहीं एक गांधी, दूसरे लोग बोले कि जब दोनों असहमत लोग थे उनका देंगे तो कैसे होगा हम पे, तो ये तो और प्लस पॉइंट है कि दोनों असहमत थे तो दोनों रहे, हम सबको लेकर चलेंगे। अभी संक्षिप्त में ये जो दोनों प्रश्न, बहुत अच्छा आपने बोला। जो इसी लाइन पर आप लोग अपना अपना बताइए राय, आपने क्या सुना वो बताइए। हमने जो भी मैं सीतामढ़ी से विजेंद्र कुमार यादव, जिला मुखिया संघ कार्यकारी अध्यक्ष, उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमने जो भी ग्राम सभा के 7 बैठक में हमने भाग लिया और उसमें पार्टी के झंडा पर गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का फोटो, दोनों के लिए सर्वाधिक हाँ या ना में हमने एक एक व्यक्ति से पूछा तो सर्वाधिक मत जो है सो गांधी जी के साथ अम्बेडकर जी के फोटो के पक्ष में हमारे यहाँ है। और दूसरा चुनाव राजनीतिक दल पर हम लोगों ने जो भी सवाल आया, तब जन सुराग दल के समर्थन में सब लोगों का सर्वाधिक समर्थन है। एक हमारा, मैं इष्टदेव तिवारी सिवान जिले से हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। 18 प्रखंड में मैंने संविधान सभाओं में भाग लिया, लंबी लंबी बहसें हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के पालन में पहले लोगों को समझाया गया कि आप जो भी उत्तर दे रहे हैं वह भारत की आत्मा जो भारतीय संविधान है उसके आधार पर आपको देना है। यह हमारे जनसुराज का संविधान बनने जा रहा है। लोगों ने, बहुचर्चित लोगों ने इस बिंदु पर जवाब दिया, समाज में चलते फिरते लोगों ने भी जवाब दिया जो सभा के भागीदार नहीं थे।
सभी लोगों का यह कहना था कि राजनीतिक जन स्वराज का जो झंडा होगा वह एल्बम नहीं बनाया जाए, उसमें केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही फोटो होना चाहिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो और पार्टी के झंडे के रंग के बारे में पीलापन पर ही लोगों ने जोर दिया और यह कहा कि यह पीला रंग बहुत उचित है, बहुत समुचित है और इसी रंग को रखा जाना चाहिए और उस पर महात्मा गांधी का फोटो बीच में होना चाहिए, जिस तरह वर्तमान परिस्थितियों में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों ने भी हम लोगों ने संपर्क किया, मिलते जुलते लोगों से संपर्क किया, जो बैठक में आए उनसे संपर्क किया। सभी लोगों ने बहुतायत में महात्मा गांधी के चित्र को राष्ट्रपिता होने के नाते कहा। नहीं तो बहुत से लोगों ने जीरादेई में एक आवाज उठी थी, जो प्रथम राष्ट्रपति की जन्मस्थली है और जन्मस्थली के बगल में ही हम लोगों की सभा हो रही थी। वहां एक प्रश्न उठा कि अगर अम्बेडकर साहब को स्थान दिया जाए तो राजेंद्र बाबू को क्यों नहीं स्थान दिया जाए। आप लोगों ने ऑप्शन में राजेंद्र बाबू का नाम क्यों नहीं लिखा है। हम लोगों ने कहा कि ऑप्शन चूंकि 2 ही आए हैं, लेकिन आपके सुझाव को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से अवगत कराएंगे। ऐसे बिंदु पर बहुतायत में यही निर्णय लोगों ने लिया कि राजेंद्र बाबू का होना चाहिए। जहां तक दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, इसके संबंध में महानुभाव मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बहुतायत लोगों की धारणा हमारे जनपद में यही रही है कि अनारक्षित सीटों पर आरक्षित लोग अगर काबिल हैं तब भी उनको स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। उन लोगों का कहना था कि आरक्षित सीट पर ही उन्हीं के काबिल लोग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ें, इसलिए कि उनकी सीटें आरक्षित है, उनके लिए संविधान में भी व्यवस्था आरक्षण की दी गई है, सारे क्षेत्र उनके लिए आरक्षित हो चुके हैं। अगर इतनी ही काबिलियत है तो उनसे संगठन में भी सहयोग लिया जा सकता है। ऐसा सुझाव लोगों का आया था और फिर संगठन से उनको चुनाव में लाया जा सकता है। इस तरह के बिंदुवार लोगों के मंतव्य आए थे। उस मंतव्य के आधार पर मेरा यही 2 सुझाव है जो मैंने संकलित किया है और जो जनता ने हम लोगों को बताया है हमारे जनपद में। हेलो सर, जनस्वराज के सूत्रधार एवं बिहार में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी एवं उपस्थित बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी, मैं बेगूसराय से हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में लगभग 3 दशक तक विभिन्न पदों पर रहा और मैं संविधान समिति के सदस्य होने के नाते बिहार बेगूसराय में 18 प्रखंडों में से 17 प्रखंडों में मैंने जाके सभा की और समूह चूंकि बाढ़ग्रस्त होने के कारण वहां संभव नहीं हो पाया, तो इन 2 बिंदुओं पर आम सहमति दिखी कि काबिल लोगों को अनरिजर्व सीट में आना चाहिए या नहीं, तो एक मत से लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं आना ही चाहिए। अब रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महात्मा गांधी के साथ होना चाहिए अथवा नहीं, तो इस बिंदु पर भी हमने 17 प्रखंडों में लोगों में आम सहमति पाई और मैं मानता हूं कि ये उचित भी है, इसे आना चाहिए। मैं धर्मदेव यादव जमुई से 3 बार का जिला पार्षद हूँ। हमारे साथ अनिल प्रसाद शाह जी हैं, संविधान समिति के सदस्य हैं और जिला पार्षद हैं। सर, हम लोगों ने जो सभाओं में देखा, झंडे पर भाई चाय पिलाने का हमने इतनी बार कहा लग रहा है तुम दार्जिलिंग भेज दिया, पहले आदमी बैठे लोग हम लोग चाय नहीं पिला पा रहे, बिहार को क्या सुना रहे। झंडे पर बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र होने पर ज्यादातर सभाओं में सर्वसम्मति से लोगों ने जो है अपनी सहमति जताई। कहीं कहीं बहुमत मिला और कहीं एकाध जगह गांधी जी के चित्र पर भी आपत्ति जताई गई कि क्यों नहीं जो है झंडा हमारा फ्री रहे, कोई तस्वीर नहीं है। अनारक्षित सीट पर काबिल अनुसूचित जाति जनजाति के
लोगों को लड़ाने की बात पर कुछ वर्ग के लोगों के द्वारा बहुत ही मुखर आक्रोश देखा गया। और जब हम लोगों ने कहा कि हमारी प्रक्रिया ऐसी है कि 5 लोगों को हम लोग आगे करेंगे और वो प्रक्रिया 2-3 बार चलेगी, और अगर उसमें कोई काबिल लोग रहते हैं तो कहाँ कोई परेशानी है, तब लोग कुछ सामान्य दिखे, नहीं तो आक्रोश देखा गया। वहाँ 1 मिनट पहले से इनके बगल में हाथ बोले ना, आप दोनों लोग एक के बाद एक बोले, 1 मिनट चाहिए। मेरा नाम वालिद शाहीन है, मैं बेगूसराय से आता हूँ। हमारे साथ सुरेंद्र सहनी हम लोगों 18 ब्लॉक है, इसमें 17 ब्लॉक कर चुके, 1 ब्लॉक बाकी है। उन्होंने सही बोले कि हर जगह ये बात आई कि गांधी जी के साथ जो है वो अम्बेडकर जी का भी फोटो होना चाहिए। सर एक चीज मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आरक्षित जो बात आ रही, और ये भी बात आ रहा कि संविधान जो बनेगा तो उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू समाज में दलित, अति पिछड़ा समान वर्ग है, और मुस्लिम में भी है, मुस्लिम में भी पसमानदा है जो दलित नहीं है लेकिन अति पिछड़ा समाज जाति के लोग हैं। तो वो जो आरक्षण मिलेगा या जो दोनों के लिए लागू है, दोनों के लिए लागू है, वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं है। अगर अंसारी समाज की जितनी संख्या है तो उसको मिलेगा ही, वो अति पिछड़ा से जयराम सिंह, पीसीसी अधिवक्ता, टैक्स विभाग। संविधान सभा की बैठकों में जब हम लोग चर्चा करते थे तो सारे रिपोर्ट का संकलन प्रदेश नेतृत्व के पास आया होगा, जिसमें स्पष्ट तौर पर पूछा गया महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर जी के फोटो के बारे में। हो सकता है अपने पास में वीडियो भी आया होगा। अगर 100 की संख्या उपस्थित थी तो मात्र 2-4 आदमी समर्थन में हाथ उठाया करते थे। 70 से 80 आदमी नहीं फोटो नहीं लगाया जाए, इसके बाद में 70 से 80 आदमी की संख्या हाथ उठा करके समर्थन करते थे। इन्हें फोटो नहीं लगाया जाए। अगर फोटो लगाना है तो क्यों नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का फोटो लगाया जाए, क्योंकि हम बिहार की अस्मिता और बिहार की चिंता करते हैं। हमारा राजनीतिक उद्देश्य बिहार की प्रगति पर है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है हम सिर्फ पार्टी का सिंबल डाले उसमें, जो पार्टी का हमको सिंबल मिलेगा झंडे के ऊपर मात्र पार्टी का सिंबल रहे, किसी भी अन्य व्यक्ति का फोटो नहीं। ये हमारी वहां की सूचना है। आप जो भी संकलन करता आपके पास रिपोर्ट भेजे हैं, निश्चित रूप से उसको देख करके संतुष्ट हो जाएंगे। नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव छपरा से बोल रहा हूँ। हमने करीब 20 ब्लॉकों का संविधान सभा का बैठक 20 ब्लॉकों में हमने किया, लेकिन पटना उच्च न्यायालय में वरीय अधिवक्ता हूँ और प्रशांत जी से 2022 से ही जुड़ा हूँ लगातार। मेरा मानना है कि पिछली शताब्दी में भारत में 2 विचारधारा थोड़े अंतर के साथ, लेकिन 2 जबरदस्त विचारधारा, राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा सामने आए। इसमें एक गांधीवाद था और एक अम्बेडकरवाद। निश्चित रूप से दोनों का उद्देश्य समान था, रास्ते में थोड़ा परिवर्तन था, थोड़ा अलगाव था। एक में जातीय चरित्र दिखाई देता है, एक में वर्गीय चरित्र दिखाई देता है। इनकी पार्टी जन स्वराज को इन दोनों व्यक्तित्व और इन दोनों विचारधारा के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि समाज में भी जो एक अलगाव है थोड़ा, और समाज में जो विभिन्न तरह के सोच है और इन दोनों के बीच में विवाद के रूप में देखा जाता है, जो हमारे राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं।
देश की राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और पिछले 30-40 वर्षों में जो अंबेडकर साहब की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं, उससे लगता है कि हमें दोनों विचारधाराओं के बीच सामंजस्य और समझौता स्थापित करना होगा। इस उद्देश्य से इस झंडे में अगर दोनों व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं, उनकी छवि दिखलाई देती है, तो शायद भारत के अगले 25-30 वर्ष की राजनीति में एक सफल प्रयोग होगा और हम लोग एक बिल्कुल दोनों के बीच से इन दोनों को मिलाते हुए एक बिल्कुल नया रास्ता चुन पाएंगे और बना पाएंगे। धन्यवाद। मैंने अपने एससी समाज के साथियों को जानबूझ के कहा था कि आप न बोलें, मतलब थोड़ा आदमी अगर आपको बोलने का मतलब अननेसेसरी वो आपस में खींचतान होने लगेगा। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि चाहे जितना जातीय वैमनस्यता फैलाई गई है, मेजॉरिटी जो है, जो आप बता रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं है। 3-4 जिलों के साथियों ने बताया कि भाई हमारे यहाँ इसके लिए नकारात्मक फीडबैक आया, लेकिन मेजॉरिटी से अगर जो जाए तो यहाँ सुने तो यही लग रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि भाई गांधी जी का चित्र अगर झंडे पर है तो सही है, हमारी गलती है कि हम गांधी जी का ही लेकर चले हैं। अगर पहले दिन से हमने 4 डाल दिया होता तो आपको सबको चारों स्वीकार्य होता। जब जन स्वराज पीला के बजाय हम अगर हरा करके चलते तो आप वही मान लेते। लेकिन जो गंभीर बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकराइट्स जो हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ उसमें जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अननेसेसरी गांधी के खिलाफ बाबा साहब को बताकर अपने समाज का भी भला नहीं कर रहे। उस विषय को भी बहुत जो गंभीरता से जानने समझने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं कि वो दोनों बहुत बड़े महापुरुष थे, उनमें कुछ विषयों को लेकर मतभेद हो सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, 2 people always in concurrence, meaning one is redundant। लेकिन अभी हमको आपको तो राजनीति करनी है, तो कोई बाबा साहब के नाम पर कर रहा है, कोई गांधी जी के नाम पर कर रहा है, कोई लोहिया के नाम पर कर रहा है। गांधी जी ने बाबा साहब को स्वीकार किया है और बाबा साहब ने भी सारे मतभेदों के बाद गांधी जी के बात पर सहमति करी है। कई दलित साथी कहते हैं कि पूना पैक्ट में गांधी जी ने उनको ठग लिया। बाबा साहब को इतना महान भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनको कोई ठग लेगा। उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया होगा तो ठीक ही लिया होगा। तो अभी जो स्थिति है, आपने जो बात कही कि अगर राजनीति करना है, वोट करना है, तो जोड़ लीजिए जिसको जोड़ना है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर राजनीति करने के लिए जोड़ना होता तो किसी ने ठीक कहा था, एल्बम में बना दिया जाए। क्योंकि हर समाज का, भाई साहब ने खड़ा किया, कहा मुस्लिम क्यों नहीं, फलाने क्यों नहीं, फलाने क्यों, उसका तो कोई अंत नहीं है। विषय राष्ट्र के नजर से ये है कि अभी गांधीवादी भी हार रहे हैं और अम्बेडकराइट्स भी हार रहे हैं। तीसरी विचारधारा जो रूल कर रही है वो ना गांधीवादी है ना अम्बेडकराइट्स है। तो अगर आपको उनसे लड़ना है तो मैं दलित साथियों से कहता हूं कि अगर बाबा साहब आज होते तो गांधी जी से तमाम मतभेदों के बावजूद क्या वो भाजपा और गांधी में अगर चुनना होता तो किसको चुनते? गांधी को चुनते। उसी तरह मैं गांधी के मानने वालों को भी कहूंगा कि अगर आप गांधी को मानते हैं तो अब आप गांधी को भी अगर भाजपा और अंबेडकर में एक को चुनना होता तो शायद वो भी अंबेडकर साहब को ही चुनते। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कुछ, चूंकि दूसरे स्वर भी आए हैं जो गांधी को मानने वाले हैं, वो भी अपना दिल बड़ा करें। और जो अंबेडकर राइट्स है, कम से कम बिहार के नजरिए से हम लोग गांधी और अंबेडकर को एक दूसरे का वैचारिक परस्पर विरोधी बताना बंद करें। तो आप वहां थे नहीं, किन परिस्थितियों में ऊपर क्या बात हुई आप जानते नहीं है। अपना राजनीतिक रोटी चलाने के लिए धरना लगा के घूम रहे हैं। तो अगर सबकी सहमति हो तो जो मेजॉरिटी हाउस का है,
बाबा साहब के चित्र को भी शामिल करने में कोई बहुत गलती नहीं होगी। हम आ रहे हैं इस पर, फिर आपका ऑब्जेक्शन लेंगे। ये वोट की बात नहीं है। आपने ठीक कहा, अगर राष्ट्रीय राजनीति करनी है, जन सुराज सिर्फ बिहार के लिए नहीं, अभी तो फोकस बिहार पर ही है। लेकिन बिहार में अगर सही तरीके से हम लोग जीतेंगे, सही तरीके से परिवर्तन लाएंगे, तभी देश के लिए एग्जाम्पल बनेगा। गांधी जी ने जब चंपारण में आंदोलन किया, चंपारण के आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिली। बिहार के लोग, हम लोग कभी कभी अपना पीठ ठोकने लगते हैं कि चंपारण का आंदोलन हुआ तो देश आजाद हुआ, नहीं। गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन से ये प्रमाण समाज को दिया कि सत्याग्रह और अहिंसा भी एक हथियार है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जन सुराज बिहार में अगर हम लोग जीतते हैं, व्यवस्था में सही मायनों में परिवर्तन लाते हैं, चुनाव जीतने से नहीं, सही में अगर देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य, यहाँ के लोगों का जीवन बदलेगा, तो अपने आप इसकी आंच, इसका प्रभाव बिहार के बाहर भी जाएगा। तो बड़े चित्र को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि बिहार को ये एग्जाम्पल लीड करना चाहिए कि जहां पूरा देश गांधी और अम्बेडकर को परस्पर विरोधी बताकर लड़ाई लगा रहा है, बिहार के लोग ये दिल बड़ा करे, कहे कि नहीं, हमारे पास वो क्षमता, वैचारिक क्षमता भी है और वो करेज भी है कि हम गांधी और अम्बेडकर दोनों को साथ में लेकर चल सकें। अगर आपकी सबकी सहमति हो तो किसी ने कहा कि वो बहुत चित्र हो जाएगा झंडे पर, हम लोग किसी डिजाइनर को ढूंढेंगे कि भाई बढ़िया से बनाओ, बढ़िया से बनाओ। दोनों महापुरुष हैं। झंडे के कलर को लेकर जो पीला है उसी पर सर्वसम्मति है, उसको बदलने का कोई मतलब नहीं है। और पीला इसलिए नहीं, कुछ मुस्लिम साथियों ने भी कहा शुरुआती दिनों में, देखिए समाज में इतनी वैमनस्यता फैला दी गई है कि सही चीज में भी उसको गलत दिखता है। कहता है पीला है, देखते भी वो भाजपा वाला कलर है। भाई भाजपा का कलर दूसरा है, बात केसरिया की नहीं है। पीला इसलिए है कि पीला अगर आप जाकर कलर के डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो ये होप का कलर है, ये आशा का कलर है, विश्वास का कलर है। हम लोग हल्दी का कलर है। यहाँ पर एक मिसमैच हो रहा है, कई जगह नींबू वाला पीला हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग का शादी ब्याह होता है तो हल्दी लगाया जाता है। पीला इसलिए नहीं किए कि हम पीला हमको पसंद है, सबसे शुभ है। आप शादी ब्याह करते हैं, हल्दी लगाते हैं, उसमें ब्लू रंग नहीं लगाते हैं, पीला नहीं लगा, दूसरा कलर नहीं लगाते, हल्दी हम लोग के लिए शुभ मानते हैं। वो उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। इस बात की बातों को समझिए, समाज में जवाब भी दीजिए कि शादी ब्याह होता है तो कौन कलर लगाते हो? हल्दी लगाया जाता है, इसलिए हल्दी का कलर है। ये छापने वाले लोग अभी भी छाप दे रहे हैं, कोई नींबू वाला पीला कर दे रहा है। हम सोच रहे हैं जब झंडा हम अपने से बनवाएं, कुछ इनकम भी होगा, जन सुराज बहुत लोग खरीद रहे हैं। अगर आप सबकी हाउस की, जहां तक वकील साहब ने एक अच्छी बात कही कि संविधान में ऐसा कोई, ये तो प्रावधान है कि अनारक्षित सीट पर कोई काबिल व्यक्ति अगर है तो लड़ सकता है। तो हम लोग को उसमें कुछ नया नहीं करना है, एक लाइन लिख देना है और बाकी चयन की प्रक्रिया तो जो काबिल है उसी को मिलेगा, चाहे आप किसी जाति के। काबिलियत तो पहला पैमाना है, तो जो संविधान के अनुसार है उसी को रखा जाए। और उससे अगर दलित साथी किसी एक, अभी अयोध्या में एससी समाज के किसी व्यक्ति ने इतने बड़े दल के भाजपा को अयोध्या में हरा दिया, उसको आप कैसे जस्टिफाई कीजिए? तो इस मारामारी में नहीं पड़ना है और हम लोग अपना दिल और विचार दोनों बड़ा करना है। और किसी ने ठीक कहा कि हम लोग देश में एक नई लकीर खींचे। जब सब लोग कह रहा है कि या गांधी या अम्बेडकर, तो हम लोग बिहार के लोग कहे नहीं, दोनों गांधी और अम्बेडकर दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी का हो सकता है, बाबा साहब क्यों, किसी ने कहा राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये नहीं। हमसे उनका बाबा साहब का योगदान बस इतना नहीं है कि उन्होंने संविधान बनाया, इतनी छोटी बात नहीं है। बाबा साहब को गांधी का योगदान इतना नहीं है कि उन्होंने आजादी दिलवाई।
गांधी का योगदान ये है कि उन्होंने आजादी ऐसे दिलवाई कि आप आगे लगातार आजाद बने रहे। आप 1950 के दशक में जितने देश आजाद हुए हैं दुनिया में, हम लोग थोड़ी आजाद हुए, बहुत सारा देश आजाद हुआ। भारत एकमात्र देश है जहां पर कोई कहीं यहाँ पर कू नहीं हुआ। आप इजिप्ट को देखिए, तंजानिया को देखिए, घाना को देखिए, बहुत बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबर के लीडर थे जूलियस न्यारेरे, तंजानिया में, वहां तख्ता पलट हो गया। नासिर मिस्र में बहुत बड़े इजिप्ट में लीडर थे, उनका तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश का स्थिति का तो बातें मत कीजिए। गांधी जी ने ये इंश्योर किया कि आजादी तो मिले, लेकिन समाज उस आजादी के लिए इतना तैयार हो कि ये हम लोग के हाथ से निकले नहीं। ये गांधी का बड़ा योगदान है। इसलिए बिहार के लोगों को ये ज्ञान की भूमि रही है। हम लोग को किसी ने ठीक कहा, कॉपी किसी को नहीं करना है। तो मैं आपकी बात सत्ता के साथी ने बताई है, हम लोग को कॉपी किसी को नहीं करना है। हम वो लड़ा रहे हैं, हम लोग के पास वो वैचारिक समग्रता हम लोग को दिखानी है कि दोनों को लेकर हम लोग साथ में चले। सबकी अगर सहमति हो तो इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। अब किसी का एक लाल शर्ट में सज्जन का आपने हाथ उठाया था, कोई ऑब्जेक्शन है? जी जी। प्रोफेसर के पद पर हूँ। मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं समाज में भी गया था और कॉलेज में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने दोनों जगह से इस क्षेत्र में मैंने राय मशविरा किया था। क्षेत्र से तो वही राय आए जो लगभग सामान्य लोगों ने कहा, लेकिन क्लास में जब छात्रों से मेरी बात होती थी तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ सर। मैं थोड़ा अब नया तरीके से बच्चों के साथ हंसना, मिलना, बात करना सभी क्षेत्रों में। तो उस दरमियान मैं जन सुराज की भी बात कभी कभी कर लेता हूँ। बच्चों के तरफ से जो राय आए इन विषयों पर, वो सर निश्चित रूप से एक नया अध्याय जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सर जनसुराज सभी बच्चों ने, लगभग 99% बच्चों ने यही कहा कि आज की तारीख में अनारक्षित सीट पर आरक्षित व्यक्ति को चुनाव अगर लड़ाया जाता है तो यह एक नई शुरुआत होती है, और उसी व्यक्ति को लड़ाया जाएगा जो काबिल होगा। जैसा कि सर आपने कहा है कि काबिल अगर वह है तो अनारक्षित। ठीक है, तो आप तो इसमें सहमत है ना? हाँ, अगर इसमें किसी का ऑब्जेक्शन है तो कोई आदमी को ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। अपना नहीं, मतलब अपने सभाओं का मतलब कहा गया था। तो अगर उसमें हम लोग आगे बढ़े, सदस्यता शुल्क को लेकर वीर महतो ने बात उठाई, और जितने जो हमारे एससी समाज के साथी हैं आपको भी मैं थोड़ा कहूंगा कि भाई आप काहे एजुकेटेड हैं, आप दूसरे समाज के लोग सुन तो रहे हैं, मेजोरिटी में कह रहे हैं कि मान लेंगे। अब आपको बोलने का मौका देते, आप 10 बार कहते तो जो आदमी मानना भी चाहता है वो भी कहता है छोड़ो कि ये लोग क्या करते। अब भाई समाज में इतनी लड़ाई नहीं है जितना नेता सब बना दिया। हिंदू मुसलमान, अरे नहीं, इतना दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है? जनसुराज में सब ने कहा कि नहीं, एससी समाज का आदमी हम लोग का पहला लीडर हो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि संविधान के ऊपर बहुत लंबा चर्चाएं हुआ और तस्वीर कर लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुआ प्रशांत किशोर जी के साथ, और 1000 से ज़्यादा लोग आए थे। संविधान के ऊपर चर्चा हुआ और इसलिए चर्चा हुआ कि महात्मा गांधी जी के साथ अम्बेडकर जी का तस्वीर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। इसके ऊपर बहुत लंबा चर्चाएँ हुआ। वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा।
और ज़रूर आइए आप 2 अक्टूबर का, और बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी पार्टी भी बनने वाली है और बिहार के लेवल को लेकर, और काफ़ी अच्छा उत्सुकता भी लोगों के अंदर लग रहा है। और तब तक हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।